Hello students, welcome to CUET ADA 24/7. My name is Harsh and I am your business studies mentor and today we are talking about scientific principles of management. तो बच्चों हमने अभी तक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए हैं जो कि हेनरी फ्योल ने दिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हमारे FW टेलर साहब ने दिए हुए हैं, जिनकी तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हो। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर था और ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और इन्होंने जो अपनी किताब लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसमें से कुछ चीजें निकाली गई, जैसे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो FW टेलर ने दिए थे। हेनरी फ्योल के बाद इन्होंने ये प्रिंसिपल्स दिए हैं, पहले हेनरी फ्योल ने दिए थे और इनके प्रिंसिपल्स बेसिकली इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को बढ़ाने के बारे में बात करते हैं। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। इंडस्ट्री के हो, ऑर्गेनाइजेशन के हो, कंपनी के हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हो, पार्टनरशिप के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इनके बेसिकली इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को बढ़ाने के क्या मेजर्स होने चाहिए इन्होंने अपने प्रिंसिपल में डाल के हमको दिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इनके प्रिंसिपल्स के बारे में और इनके बारे में। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर मार्च 20 1856 में पैदा हुए थे। 21 मार्च 1915 में इनका देहांत हुआ। अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये पोर्शन जहां पे हमें फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के बारे में आप बताते हो, क्या ये जरूरी है? तो बेटा मेरा ये आपसे कहना है कि बिल्कुल जरूरी है, 100% जरूरी है, 200% जरूरी है। क्योंकि अभी CUET के पेपर में एक क्वेश्चन आ गया था जहां पे पूछा गया था, एक सेट और एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था जहां पे पूछा गया था कि FW टेलर क्या थे, एक्चुअली में वो क्या करते थे। 4 ऑप्शन दिए हुए थे। द राइट ऑप्शन वाज अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। FW टेलर अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। ये सवाल आया था। जिन बच्चों ने ये स्लाइड को कभी ना कभी पढ़ा होगा या अपनी किताब में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि भैया FW टेलर काम क्या करते हैं, बेसिकली किताब के अंदर जो एक वो हरा वाला कॉलम होता है ना NCERT में, बच्चे वो छोड़ देते हैं, लेकिन वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। किसने कहा है कि वो ब्लॉक या जो वो कॉलम है वो जरूरी नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है? वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी आप पढ़िए एंड ये सारी इंफॉर्मेशन भी प्रॉपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आया था सबसे पहले वही है कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर 20 मार्च 1856 में पैदा हुए थे। 21 मार्च 1915 में इनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि भैया मैकेनिकल इंजीनियर होते हुए भी इन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दे डाले। तो इसका मतलब यह है कि भैया मैनेजमेंट एक ओपन टू ऑल स्ट्रीम बन जाती है सभी के लिए। उनको अपनी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के बारे में जाना गया, मतलब उनकी जो पहचान थी उनके मेथड्स की वजह से थी कि उन्होंने भैया इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के ऊपर बात की थी। इंडस्ट्रीज की या फैक्ट्रीज की जहां पे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है उसकी एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाया जाए, इसकी बात FW टेलर अपनी किताब में करते हैं। किताब का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। किताब को अवार्ड भी मिल चुका है, एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट ने अवार्ड दिया था 2001 में, और अवार्ड कहे का था द बेस्ट मैनेजमेंट बुक ऑफ 20th सेंचुरी का अवार्ड इनकी किताब को मिल चुका है। किताब का नाम मैंने आपको बताया द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट ने इनको क्या दिया हुआ है, अवार्ड दिया हुआ है द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल या बेस्ट इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट बुक ऑफ 20th सेंचुरी। तो ये हो गया कुछ बेसिक जानकारी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। डेट ऑफ बर्थ हो गई, डेट ऑफ डेथ हो गई, काम क्या करते थे, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के ऊपर बात की, किताब का नाम क्या था और एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट ने इनको अवार्ड दिया है। इससे बाहर, इससे ज्यादा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हां, ये जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब साइंटिफिक, जैसे कि आपने हेनरी फ्योल के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल समझे। हेनरी फ्योल ने कहा था कि माय प्रिंसिपल्स आर नॉट लॉन्ग बट आर सजेस्टिव इन नेचर एंड माय प्रिंसिपल्स आर डायनामिक दैट इट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा मेरा प्रिंसिपल्स, मेरे सिद्धांत बदले जा सकेंगे। ऐसा ही कुछ FW टेलर भी यहां पे कहते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो हमारा सिस्टमैटिक अप्रोच के ऊपर बात करता है कि भैया जो भी काम कर रहे हो वो सिस्टमैटिक तरीके से करना। सिस्टमैटिक तरीके से करने का क्या मतलब है कि भैया देखो, हर चीज का अपना एक सिस्टम होता है। अगर मैं खाना बनाने की बात करूं तो जब आप खाना बनाते हो बच्चों, तो खाना बनाने में भाई मान लीजिए आपको सैंडविच बनाना है तो आपको ब्रेड लानी पड़ेगी, आलू लाने पड़ेंगे, मेयोनीज लानी पड़ेगी, टमाटर प्याज लाना पड़ेगा एंड आपको एक प्रॉपर सिस्टम से काम करना पड़ेगा। पहले आपको आलू उबालने पड़ेंगे, बॉईल करने पड़ेंगे, देन फिर आप उसका जो भी बनाओगे, फिर टिक्की वगैरह जो बनाओगे, देन वो सैंडविच में लगाओगे। मतलब एक पूरा प्रोसीजर है, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है ये आपको आना चाहिए। पहले अगर आपने जो काम करना था वो बाद में कर दिया तो भी दिक्कत, बाद वाला काम पहले कर दिया तो भी दिक्कत। भाई गाड़ी आएगी, गाड़ी बनेगी, तब जाके टायर लगेगा ना, कि पहले ही टायर लगा दोगे लोहे में, नहीं, टायर बाद में लगेगा।
तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच के ऊपर ये बात करते हैं, कहते हैं कि भैया आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सिस्टम नहीं है तो उसको तुरंत ले आओ। सिस्टमैटिक अप्रोच बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दूसरी बात एफडब्ल्यू टेलर करते हैं कंप्लीट मेंटल चेंज लाने के बारे में। ये कहते हैं कि मेंटल चेंज लाओ, मेंटल रिवॉल्यूशन लाओ, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट का एक दूसरे के प्रति। मैनेजमेंट वर्कर को जरूरी समझे और मैनेजमेंट को यह समझना होगा कि वर्कर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना वर्कर के हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएगी। और वर्कर्स को भी यह समझना होगा कि मैनेजमेंट है तो हम हैं, मैनेजमेंट नहीं तो हम नहीं। मतलब कि मेंटल रिवॉल्यूशन या पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के बारे में बात हो रही है। डिस्कार्ड्स ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि जो पुराने मैनेजमेंट के तरीके हैं उनको फेंको, नए या मेरे मैनेजमेंट के टेक्निक्स को अपनाओ, साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स को अपनाओ। अब पुराने मैनेजमेंट के तरीकों का एक एग्जांपल देता हूं। पहले के जमाने में क्या होता होगा, वहां पे जो मैनेजर है वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेता होगा, जो उसको सही लगा उसने किया। बट एफडब्ल्यू टेलर कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को ऐसा नहीं करना है। मैनेजमेंट को साइंटिफिक डिसीजंस लेने हैं, साइंटिफिक एनालिसिस करके, फैक्ट्स फिगर्स के ऊपर बात करके, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बात करके डिसीजन लेने हैं। The fourth point is requires strict observance of rules। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, नियमों का प्रॉपर तरीके से पालन करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली पालन करना पड़ेगा, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे वो वर्कर हो, रूल्स का पालन आपको करना पड़ेगा। दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए, दूसरा कंप्लीट मेंटल चेंज, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, तीसरा ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को फेंको और साइंटिफिक मैनेजमेंट को एम्प्लाई करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, चौथा रूल्स का स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना ही चाहिए। ये 4 फीचर्स है जो एफडब्ल्यू टेलर ने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में बताए। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो हैं कितने। जैसे हेनरी फ्योल के तो 14 थे, यहां पे कितने हैं? तो बेटा यहां पे 4 हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यहां पे कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट POSM, और 9 है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ाने वाला हूं एंड टेक्निक्स ले हम आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे जहां पे आपको 9 की 9 में आपको टेक्निक्स बताऊंगी। बाकी हेनरी फ्योल के तो हमारे हो ही चुके। चलिए जी, बात करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल की, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बेसिकली बच्चों इसमें ये कह रहे हैं एफडब्ल्यू टेलर कि साइंस के ऊपर ध्यान दो, साइंटिफिक बातें करो, रूल ऑफ थंब मत अपनाओ। रूल ऑफ थंब मतलब अंगूठा लगा देना हर जगह। मैनेजमेंट अंगूठा लगा दे अगर हर जगह, अपनी चलाए तो उसकी मत मानो, हमेशा हर काम साइंटिफिक एनालिसिस से करो। मैनेजमेंट को भी साइंटिफिक अप्रोच का पालन करने की बात यहां पे कही जा रही है कि भैया साइंस के अकॉर्डिंग काम करो। अब बच्चे आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर साइंस का क्या मतलब है, ठीक है, यहां पे विज्ञान लगाने का क्या मतलब है, मैं कुछ समझा नहीं। तो देखो बेटा, साइंस का मतलब यहां पे यह है कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, या पॉलिसी डिसाइड कर रहे हो, रूल डिसाइड कर रहे हो, तो उसमें आपका साइंटिफिक एनालिसिस उसके बैकग्राउंड में चलना चाहिए। जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 10 साल में क्या प्रॉफिट कमाया है, उसके बेसिस पे आपका आज का, इस साल का प्रॉफिट का टारगेट डिसाइड होना चाहिए। जैसे पिछले 10 साल के भाई 10 साल में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा किया है, मान लीजिए ग्राफ की बात की जाए तो पिछले 10 साल में आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छा किया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो आपको आज का टारगेट भी बड़ा सेट करना पड़ेगा। मान लीजिए पिछले 10 सालों में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डाउनफॉल आया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो आपको अपने प्लान्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स बदलने की तरफ चलना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं साइंटिफिक एनालिसिस। डाटा पे बात करना, फैक्ट्स पे बात करना, फिगर्स पे बात करना कि भैया पिछले साल का डाटा क्या रहा, उस साल के डाटा पे हम आज का डिसीजन लेंगे ना भाई, अपने मन से डिसीजन तो ना लेंगे, जैसा मार्केट में डिमांड है हम वो डिसीजन लेंगे। तो यहां पे ये कहा जा रहा है, आप अलग अलग पढ़ के देखिएगा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस के बारे में बात करो, रूल ऑफ थंब के बारे में बात मत करो। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस जरूरी है, फैक्ट जरूरी है, फिगर जरूरी है, डाटा जरूरी है, ये ग्राफ जरूरी है, रूल ऑफ थंब जरूरी नहीं है। रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा, मैनेजमेंट का पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल बायसनेस नहीं चलेगा। क्या चलेगा जरा एक बार देख लेते हैं। फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क। हमें क्या करना है, हमें साइंटिफिक एनालिसिस करना है वर्क का, एंड नॉट विद द रूल ऑफ थंब। हमें रूल ऑफ थंब को तुरंत क्या करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इससे आपका समय बचेगा और ह्यूमन एनर्जी भी बचेगी। समय कैसे बचेगा भैया, ऑब्जेक्टिव्स इजीली अचीव हो जाएंगे, समय बचेगा और ह्यूमन एनर्जी भी बचेगी, क्योंकि आपका जो
एफर्ट्स हैं वो सही डायरेक्शन में लगेंगे। देखो यार, मेहनत तो वो कहते हैं ना लोग कि मेहनत तो गधा भी कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? बेटा गधे के पास डायरेक्शन नहीं है, ह्यूमंस के पास डायरेक्शन होनी चाहिए। अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने की काबिलियत होनी चाहिए कि हम जो एनर्जी लगा रहे हैं वो सही डायरेक्शन में लगा रहे हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बात होनी चाहिए। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब कि भैया हमने क्या काम किया, क्या डिसीजन लिया और उसका क्या इफेक्ट पड़ा के ऊपर बात होनी चाहिए। रूल ऑफ थंब के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, वेयर द डिसीजन इज टेकन अकॉर्डिंग टू द मैनेजर्स पर्सनल जजमेंट या पर्सनल बायसनेस। जहां पे मैनेजर का पर्सनल जजमेंट लगता है वो आपको रूल ऑफ थंब हटाना पड़ेगा। आपको इंश्योर करना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि जो मैनेजर है वो साइंटिफिक एनालिसिस कर रहा हो और एम्प्लॉइज साइंटिफिक एनालिसिस से निकाले हुए रिजल्ट के ऊपर काम कर रहे हो। रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कि भैया यहां पे लिखा है साफ साफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रेदर देन रूल ऑफ थंब वर द डिसीजन इज टेकन अकॉर्डिंग टू द मैनेजर्स पर्सनल जजमेंट। यहां पे मैनेजर का पर्सनल जजमेंट नहीं चलेगा। मैनेजमेंट अपने मन से किसी को चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ जाए, ऐसा नहीं चलेगा। भाई भतीजावाज नेपोटिज्म भी नहीं चलेगा। आपको साइंटिफिक सिलेक्शन करना पड़ेगा वर्कर्स का और फिर उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको काम देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। पहला प्रिंसिपल आई होप बच्चों की आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आया होगा। सबसे बड़ी बात यह है, बिजनेस स्टडीज पढ़ते समय आपको मैं जितने चाहे एग्जांपल दे दूं, अगर आपको ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है कि अरे यार ये क्या है, कौन सा प्रिंसिपल, आप बिलीव करिए बेटा कि रियल लाइफ में इन प्रिंसिपल्स का उतना ही इस्तेमाल है जितना किताबी ज्ञान में है। ठीक है, किताब में तो आपने पढ़ लिया, रियल लाइफ में भी इसका इतना ही इस्तेमाल है। जब आप किसी कंपनी के मैनेजर बनेंगे, जो उम्मीद करता हूं कि बन जाए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे बन जाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि इन प्रिंसिपल्स को पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है एंड इन प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन, सही तरीके से एप्लीकेशन कितना ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, दैट इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, अलग अलग इसलिए बोल रहा हूं, हार्मोनी आप अलग पढ़िए, नॉट डिस्कॉर्ड अलग पढ़िए। सबसे पहले सर ये डिस्कॉर्ड वर्ड तो हमने कभी नहीं सुना था, इसके बारे में कुछ बताओ। बिल्कुल बताता हूं, देखो बेटा डिस्कॉर्ड वर्ड में दो चीजें आती है, एक आता है कॉर्ड, एक आता है डिस। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कॉर्ड की। कॉर्ड मतलब होता है कॉर्डियली, कॉर्डियली मतलब मिलजुल के काम करना। ठीक है, कॉर्डियली, कॉर्डियली काम करना। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉर्डियली काम ना करना, मतलब यहां पे नो लगा देते हैं या ना लगा देते हैं कि मिलजुल के काम ना करना। तो कहा यह जा रहा है कि भैया नो डिस्कॉर्ड, नो डिस्कॉर्ड। ठीक है, नो यहां पे बड़ा आ रहा है, नो डिस्कॉर्ड। नो डिस्कॉर्ड का मतलब ऐसा ना हो कि आप मिलजुल के काम ना करें, मिलजुल के काम ही करें। और इसका वर्ड क्या निकाला गया, हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब है एकता, पीस, शांति, मिलजुल के काम करना। समझ रहे हैं, हार्मोनी और डिस्कॉर्ड आपस में क्या है, अपोजिट है। तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि भैया लड़ाई झगड़ा ना हो, डिस्कॉर्ड ना हो। समझ गए। अब देखते हैं कि भैया ये प्रिंसिपल बात किस पे करता है। कहा जा रहा है कि ये प्रिंसिपल बात करता है कि देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मनमुटाव, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई कहासुनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होनी चाहिए। नॉट एट ऑल अ सिंगल परसेंट, एक भी ऐसी वारदात नहीं होनी चाहिए जहां पे लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए। नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजर्स, वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में कोई कहासुनी नहीं होनी चाहिए। ना ही मैनेजर मैनेजर के बीच में होनी चाहिए और ना ही वर्कर वर्कर के बीच में होनी चाहिए और ना ही वर्कर्स मैनेजर्स के बीच में होनी चाहिए। मतलब लड़ाई की तो कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है। लड़ाई तो आप कर ही नहीं सकते, ऐसा साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए। Both of them should realize the importance of each other and should work together for organizational goal. मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को समझना पड़ेगा एक दूसरे की इंपॉर्टेंस और इन दोनों को हाथ मिला के काम करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। अब आपको जो हार्मोनियस रिलेशन बनाने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हार्मोनी समझ रहे हैं ना, अगर आपको ऐसा वातावरण बनाना है, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है कि भैया हार्मोनियस रिलेशनशिप बना रहे, तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको मेंटल रिवॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना है। मेंटल रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है भाई, मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब यह है कि भैया आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा वर्कर्स और मैनेजर्स को, विच मींस दैट वर्कर्स एंड मैनेजर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग, उनको अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट इट डाउन। मेंटल रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग।
ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। तो बेसिकली ये जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एकता होनी चाहिए, सुख समृद्धि शांति होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे एंड पॉजिटिव एटीट्यूड ला पाओगे, अंदर अपने अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो भैया हमने बात कर लिया अभी तक दो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। सबसे पहले हमने जान लिया है एफडब्ल्यू टेलर के बारे में, फिर हमने फीचर्स के बारे में जान लिया है, फिर हमने साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के बारे में जान लिया है, फिर हमने हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड के बारे में जान लिया है। एंड अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है थर्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। नाम से ही आपको समझा दूंगा प्रॉपर तरीके से, आपको अंदर पढ़ने की रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन पहले समझिए नाम। कॉपरेशन अलग कर दो, इंडिविजुअलिज्म अलग कर दो। इंडिविजुअलिज्म मतलब होता है सेल्फिशनेस, मतलब अपना देखो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो इंडिविजुअलिज्म मतलब अपना अपना देख रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। नॉट इंडिविजुअलिज्म, पूरा वर्ड क्या है? नॉट इंडिविजुअलिज्म। और क्या होना चाहिए भैया? कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ऑपरेशन मतलब हम काम कर रहे हैं, कोऑपरेशन मतलब मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प करते हुए अपना अपना काम कर रहे हैं। तो कोऑपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है इस प्रिंसिपल में कि देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, मैनेजमेंट मतलब मालिकों के, वर्कर्स मतलब लेबर्स या एम्प्लॉयज के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन होना चाहिए। दोनों एक दूसरे की मदद करें काम को कंप्लीट करने में। ये जो प्रिंसिपल है ये हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक एक्सटेंशन है। सेकंड पॉइंट क्या है कि दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। मैनेजमेंट और वर्कर्स को ये समझना पड़ेगा कि उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। बिना वर्कर्स के मैनेजमेंट कुछ नहीं है, करते रहो मैनेजमेंट, जब काम ही नहीं करने वाला बचेगा कोई तो। और वर्कर्स को ये समझना पड़ेगा कि भैया मैनेजमेंट है, ये कंपनी है तो हम हैं, इस कंपनी से हम हैं, हमसे ये कंपनी नहीं है। वर्कर तो और भी ले आएंगे, थोड़ा समय दो, वर्कर और भी आ जाएंगे, लेकिन ये कंपनी है तो हम हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज, ये कहा जा रहा है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपटीशन नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑपरेशन होना चाहिए, कंपटीशन बाहर वाले से होना चाहिए। ठीक है। एक घर में दो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, आपस में कंपटीशन थोड़ा करेंगे? दो भाई हैं मान लो अगर, तो आपस में कंपटीशन थोड़ा करेंगे, आपस में वो कोऑपरेशन करेंगे, कंपटीशन नहीं। कंपटीशन करेंगे बाकी बाहर के बच्चों से, घर के अंदर तो कॉपरेशन करेंगे ना। अब कॉपरेशन करने का क्या मतलब है? एक दूसरे के नोट शेयर करेंगे, एक दूसरे से सवाल पूछेंगे, एक दूसरे से एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, एक दूसरे के आंसर शीट चेक कर लेंगे, एक दूसरे की तैयारी पे नजर रखेंगे, तो वो हो जाएगा कॉपरेशन। आपस में कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे, आपस में कॉम्पिटिशन करेंगे तो किसी का नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में आपस में कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, ओनली एंड ओनली कोऑपरेशन होना चाहिए। The fourth principle of scientific management is development of each and every person to his or her greatest efficiency। यहां पे ये कहा जा रहा है बच्चों कि भैया देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट बात करता है साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क की। यहां पे ये कहा जा रहा है कि देखो, आप कितने काबिल हैं ये आपको पता है और आपके मैनेजमेंट को पता है। अब क्योंकि मैनेजमेंट को पता है कि आप कितने काबिल हैं, तो मैनेजमेंट को क्या करना होगा? मैनेजमेंट को देखना होगा कि कौन कितना काबिल है और उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से ही अपना काम देना पड़ेगा, जिससे कि वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाए और अपने काम को करते 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 वो डेवलपमेंट की ओर बढ़े। पूरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अब समझ में आया होगा। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी है, सबसे पहले हमें उसकी डेवलपमेंट की बात करनी है, उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से। जितना वो एफिशिएंट है, अगर वो इतना एफिशिएंट है तो उसको इतना ही डेवलप करो, अगर वो इतना एफिशिएंट है तो उसको इतना डेवलप करो, अगर वो बहुत एफिशिएंट है तो उसको बहुत डेवलप करो, क्योंकि डेवलप भी वही होगा ना जो एफिशिएंट है। ठीक है, चलिए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो साइंटिफिक मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ वर्कर। सबसे पहले आपको लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लाने का, उनका सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो साइंटिफिक करना पड़ेगा। मतलब कि उनका टेस्ट लो प्रॉपर। अब टेस्ट कितने तरीके के होते हैं? इंटरव्यू टेस्ट लो, वो आपको स्टाफिंग वाले चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा। ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ये सारे टेस्ट लो। इंटरव्यू लो, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन ले लिया, उनका बैकग्राउंड चेक करो,
रिफरेंस चेक करो। जब ये सब कर लोगे तब उनको ऑर्गेनाइजेशन में लाओ। मतलब कि सबसे पहले क्या करना है, साइंटिफिक तरीके से लोगों को सिलेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशन में लाना है। उसके बाद हर वर्कर को भी साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है। आपको देखना होगा कि उसके अंदर वो काबिलियत, वो क्वालिफिकेशन है या नहीं है। जब एक बार ऑर्गेनाइजेशन में आदमी आ गया, फिर आप उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से काम दीजिए। दे शुड बी असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। उनकी बुद्धिमानी के हिसाब से, होशियारी के हिसाब से, मेंटल बुद्धि उनके अंदर कितनी है इसके हिसाब से, और फिजिकल शारीरिक वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है इसके हिसाब से काम बांटो। जो लंबा चौड़ा है उसको थोड़ा मेहनत का काम दे दो, फिजिकल वर्क दे दो। जिसका दिमाग बहुत चलता हो उसको मेंटल काम दे दो, ठीक है। और जो चालाक ज्यादा हो उसको इंटेलेक्चुअल काम दे दो। टू इंक्रीज एफिशिएंसी, इंटेलेक्चुअल काम मतलब प्रॉब्लम दो, वो सॉल्यूशन देगा। प्रॉब्लम दो ताकि वो उस प्रॉब्लम का सॉल्व करे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे, ठीक है बच्चों। टू इंक्रीज एफिशिएंसी, ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए फिर आपको क्या देना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। सबसे पहले उनका साइंटिफिक सिलेक्शन करो। दूसरा, उनको साइंटिफिक तरीके से काम बांटो, उनकी मेंटल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज के हिसाब से। फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, तब जाके वो कहीं ना कहीं डेवलप हो पाएंगे। क्या हो पाएंगे, डेवलप हो पाएंगे। आई होप कि बच्चों आप लोगों को चारों के चारों प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। अभी हमारा काम यह है कि एक बार हम इन पे क्या कर लें, नजर एक बार और मार लें, ठीक है। एक बार और नजर मार लेते हैं कि क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई थी। रिवाइज करा देता हूं दोबारा से। सबसे पहला आता है हमारा फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, 20 मार्च 1856 में पैदा हुए थे, 21 मार्च 1915 में देहांत हुआ। अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के ऊपर बात करते थे। किताब का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट ने 2001 में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट बुक का अवार्ड भी 20th सेंचुरी का दिया था। फिर बात करते हैं फीचर्स के बारे में। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर कहते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच को पालन करो। मेंटल चेंज के बारे में बात करते हैं, जहां पे मेंटल रिवॉल्यूशन या पॉजिटिव एटीट्यूड की बात भी की जाती है। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को उखाड़ के फेंको, ऑर्गेनाइजेशन से मॉडर्न मैनेजमेंट को लेके आओ। स्ट्रिक्ट रूल्स का पालन करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। 4 प्रिंसिपल्स है, 9 टेक्निक्स है। 9 टेक्निक्स अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब बात करता है, साइंटिफिक एनालिसिस होना चाहिए वर्क का। रूल ऑफ थंब को डिस्कार्ड करो, ह्यूमन एनर्जी और टाइम को बचाओ, कॉज और इफेक्ट के बेसिस पे, डाटा के बेसिस पे, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे डिसीजन लो, अपने मन के बेसिस पे डिसीजन मत लो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बच्चों, सेकेंड पॉइंट क्या है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहां पे बात हो रही है कि आपके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। वर्कर्स और मैनेजर्स को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। एंड मेंटल रिवॉल्यूशन के ऊपर बात की गई है। वर्कर्स को समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि वर्कर्स भी बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये पॉइंट बात करता है कॉपरेशन होना चाहिए, कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए। वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में क्या होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वर्कर्स और मैनेजमेंट सब अपना अपना देखें और ऑर्गेनाइजेशन के तो कोई बात ही ना करे। तो भैया ये बात लिखी हुई है कि दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस रियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्पिटिशन को एलिमिनेट करके कोऑपरेशन की बात करना पड़ेगा। The fourth and the last principle is development of each and every person to his or her greatest efficiency. Development का मतलब होता है फॉर्मल एजुकेशन दो, फॉर्मल ट्रेनिंग दो, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे काम करो, उनके करियर ग्रोथ पे काम करो, जॉब सिक्योरिटी दो। ये सारी चीजें आप कब देंगे, जब आप किसी वर्कर को साइंटिफिकली सेलेक्ट करके लाएंगे। मतलब कि उसका प्रॉपर रिटन टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, और रिटन टेस्ट के बारे में आपको और जानकारी स्टाफिंग वाले चैप्टर में मिलेगी। फिर उनके मेंटल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज के हिसाब से उनको काम बांटो। और फिर क्या करना है, उनकी ट्रेनिंग और एफिशिएंसी उनको प्रोवाइड करनी। भाई ट्रेनिंग उनको देनी पड़ेगी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। ट्रेनिंग भी 2 तरीके की होती है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि भैया जॉब में काम करते करते हुए ट्रेनिंग देनी है, या फिर जॉब से थोड़ा हट के, निकाल के बाहर किसी अच्छे एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग देनी है। तो बच्चों आई होप कि आपको क्या करना है, आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या कुछ टेक्निक थी साइंटिफिक मैनेजमेंट के। इसके निमोनिक की बात करूं तो पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, तो एस लगा लो। दूसरा है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और चौथा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है। तो आप भाई इसको लगा लो कि SHCD, क्योंकि 4 ही हैं तो आप इसको लाइन से याद कर सकते हो, SHCD, SHCD, ठीक। S से साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, H से हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, C से कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और D से डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी,
ठीक है बच्चों, ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने आपको हेनरी फ्योल के बताए एंड जो मैंने आपको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बताए, दोनों अलग अलग है, इनको एक मत कर देना, पेपर में लिख के आना, तो दोनों को कंफ्यूज मत हो जाना। वो 14 के लिए अलग आपको अप्रोच करनी पड़ेगी याद करने की, एंड आपको इधर अलग अप्रोच रखनी पड़ेगी याद करने की। दोनों अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, हालांकि दोनों के ही क्वेश्चन बोर्ड्स और सीयूटी में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। ऐसे ही हम लोग आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। थैंक यू, टाटा बाय बाय। ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।